अमेरिकन इलेक्शन किस तरह से होते हैं और किस बुनियाद के ऊपर होते हैं? क्या पॉपुलिज्म लीड्स टू नाजीज्म वाली बात ठीक है? और क्या अमेरिका फिर से मनरो डॉक्ट्राइन के ऊपर अमल पैरा होने जा रहा है? क्या ये नेशनलिज्म और पॉपुलिज्म ये एक्सट्रीम लेवल का जो पैदा हो चुका है, क्या ये डिक्टेटर मेंटालिटी को सपोर्ट करेगा या परवान चढ़ाएगा? तो आइए देखते हैं आज इन चीज़ों की जाने। ट्रंप ने जो कैंपेन चलाई थी उसमें उसने वादा किया था कि रशिया और यूक्रेन की जो वार है वो एक ही दिन में ख़त्म हो जाएगी। अब वो कैसे ख़त्म होगी वो तो उन्हीं को मालूम। लेकिन जहाँ तक ये बात जाहिर होती है कि ट्रंप जो बिजनेस मेंटालिटी का बंदा है उसके रशिया में कई बार विजिट भी हो चुके हैं और वो बिजनेस माइंड को बड़े आसानी से जानता है। वो किसी न किसी तरह से पुतिन को रजामंद कर लेगा कि तुम जो है ना मान जाओ। अब ये बात जाहिर होती है, क्या पुतिन ऐसे आसानी से मान जाएगा? पुतिन ज़ाहिर सी बात है जो इलाके फतह कर चुका है वो तो कभी नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात रही ज़ेलेंस्की की, जिनको ट्रंप कई बार कह चुका है कि किसी तरीके से वार को ख़त्म करना चाहिए। अब ट्रंप क्यों चाहता है कि वार को ख़त्म किया जाए? असल में 1823 में मनरो डॉक्ट्राइन हुई थी, जिसके बाद अमेरिकन पीपल ने ये जाहिर किया कि हम जो है आइंदा के लिए किसी ऐसी जंग में नहीं कूदेंगे जो कि अमेरिकन इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ ना हो या अमेरिकन के ऊपर हमला ना हो। तो उसके बाद से अगले कुछ 90 ईयर तक अमेरिका जो है ना खुद को पीछे करता रहा जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, वर्ल्ड के जो दुनिया में जो जंगें चल रही थी। तो उसके बाद वर्ल्ड वार 1 में भी ये आखिरी साल 1917 में ये इन्वॉल्व हुआ क्योंकि इनके ऊपर हमले का खदशा था। और जंग अजीम 2 में भी जब पर्ल हार्बर का 1941 का अटैक हुआ तो तब से इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। अदरवाइज अमेरिका इंटरनेशनल अफेयर से दूर रहता था। तो तब से वर्ल्ड वार 2 जीतने के बाद अमेरिका का हर जगह झंडा लहराने लगा। अब अमेरिका हर इशू में इन्वॉल्व होता रहा, चाहे वो कोरियन वार हो, चाहे वो चाइनीज़ की जो वार थी, जो उनके अंदर कंट्रीज़ के अंदर जो रिवोल्यूशन आया था 1949 में, चाहे वो वियतनाम की वार हो, चाहे वो रशिया और अफ़गान वार हो, या 9/11 के बाद जो इश्यूज़ हुए, या मिडिल ईस्ट के जो इश्यूज़, इराक हो गया, शाम हो गया, लेबनान हो गया। तो इस तरह के कंट्रीज़ के अंदर अमेरिका ने अपनी जो है ना ताकत का बड़ा मुजाहरा किया है। अब जो है ना ट्रंप ये चाहते हैं कि लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका को हम फिर से बेहतर बनाए जा रहे हैं। यही सेम फिक्रा कोई और भी कहता था, जिसकी आज बात होने जा रही है वो है हिटलर कहता था कि जर्मन ही अजीम लोग हैं। और सेम फिक्रा वही एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्रेसिडेंट कह रहा है कि हम अमेरिकन पीपल को पहले जो है ना अपनी प्रायोरिटी रखते हैं, बाद में किसी और को। और उनका जो दूसरा जो कंट्रोवर्शियल है वो है इमिग्रेशन। यानी कि अमेरिकन पीपल जो है ना ये महसूस करते हैं कि जो इमिग्रेंट्स हैं वो जो है ना हमारे मुल्क में ना हो, कोई आए तो वो एक वीज़े के तहत आए। अगरचे ये बात ठीक है, देखें ब्रेक्सिट हुआ जब 2016 में ब्रिटेन ने, यूके ने ये कहा कि हम बाहर जा रहे हैं, वो भी वजह यही थी कि जो लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स थे वो बार बार आ रहे थे। कहाँ पर? इंग्लैंड में। तो उन्होंने क्या किया, यूके वालों ने, उन्होंने ब्रेक्सिट जब रेफरेंडम किया उसके बाद से वो यूरोपियन यूनियन से अलहदा हो गए। इमिग्रेशन वाला इशू अगरचे ट्रंप का बेहतरीन है, क्योंकि इमिग्रेंट्स जो मैक्सिकन बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं उनके पास ना कोई वीज़ा होता है ना ही कुछ और। जिस तरह पाकिस्तान में अफगान पीपल आए थे, अगरचे पाकिस्तान ने भी ये पॉलिसी अपनाई है अब कि इमिग्रेंट्स अगर आएंगे तो एक ख़ास तरीके के तहत पहले वीज़ा होगा, फिर उसके बाद वो आएंगे। तो ये तो बात ठीक है। ट्रंप की जो तीसरी बात ये है कि मिडिल ईस्ट को किस तरह से पीसफुली टैकल किया जाएगा। उधर रशिया और यूक्रेन की वार का एक ख्याल है कि दोनों को रजामंद किया जाए। जो इलाके फतह हो चुके हैं पुतिन वो नहीं छोड़ेगा, और जो फतह हो चुके हैं ज़ेलेंस्की वो देने पर राज़ी नहीं होगा। अब तो ये बात जाहिर होती है कि ट्रंप को ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा किसी एड के ज़रिए, या ले दे के जो दूसरा जो होगा वो कहा जाएगा कि हम यूक्रेन को जो है ना नेटो का मेंबर नहीं बनने देंगे, नहीं बनाएंगे। अगरचे एक बफर स्टेट रहेगा, रशिया को कहेंगे कि आप वार ख़त्म कर दें, तो शायद पुतिन मान जाए, क्योंकि पुतिन के और ट्रंप के अच्छे ताल्लुकात हैं और ट्रंप बिजनेस माइंडलिटी का बंदा है और बिजनेस माइंड बेहतर जानता है कि किस तरह से चीज़ों को सुलझाना है। और दूसरी जो बड़ी जंग चल रही है वो मिडिल ईस्ट के अंदर है, पैलेस्टीनियन और इसराइली। अगरचे ये जो अमेरिकन जो इलेक्शन होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ हेट होते हैं,
जो बाइडन सिर्फ इसलिए रिजेक्ट हुए क्योंकि उन्होंने गजा वार को, इसराइल को फुली सपोर्ट किया। अगरचे ट्रंप कह रहे हैं कि वो वार को एंड करेंगे, लेकिन ट्रंप की जो पॉलिसी है 2018 वाली, उन्होंने जेरूशलम को जो है ना वो रिकग्नाइज किया कि वो इसराइल का जो है ना वो कैपिटल होगा। अब जो देखना है नेक्स्ट क्या होगा। ट्रंप की जो पॉलिसी ऐसा है कि पीस टू प्रॉस्पेरिटी, और ये पीसफुल प्रेसिडेंट माने जाते हैं। आप देख लीजिए कि वो किस तरह से दोहा एग्रीमेंट में तालिबान वाला जो इशू था वो ख़त्म करवाया। उनकी पॉलिसी जो है कि मनरो डॉक्ट्राइन के मुताबिक हमें भी दुनिया के किसी भी इंटरनल मैटर में नहीं जाना चाहिए। अब रशिया और यूक्रेन का इशू है तो रशिया जाने, यूक्रेन जाने, हम क्यों जाएं, हमारे ऊपर तो इन्वेड नहीं हो रहा। तो वो, और दूसरा वियतनाम वार आप देख लें 1970s में जो हुई थी, और बड़े प्रोटेस्ट हुए अमेरिका के अंदर कि किस तरह से हमारी आर्मी वहाँ पर क्यों लड़ रही है, हम क्यों लड़ रहे हैं, अमेरिकन इंटरेस्ट को कोई ख़तरा नहीं है तो आप वहाँ क्यों लड़ रहे हैं, और हमारे बंदे मारे जा रहे हैं, हमारे बंदे प्रदेश में हैं। तो फिर इनको जो है ना एक एम्बेरसमेंट फील हुई। फिर उन्होंने जब फौज को अपने पास बुलाया। तो खैर ये पीपल जो है ना, जब ये लोग उठते हैं तो अपने फैसले मनवा कर रहते हैं। तो उन्होंने अपना फैसला मनवाया और वियतनाम से अमेरिकन फौजें निकली। अब अफ़गानिस्तान की वार देख लें, 20 साल तक वहाँ पर उन्होंने ताकत का मुजाहरा किया, लेकिन कब तक। आप किसी दूसरे मुल्क में जाकर जहाँ पर आपके डायरेक्ट कोई रूट भी ना मिलते हों, वहाँ पर आप आसानी से कब्जा नहीं रख सकते। तो बिल आखिर निकलने के लिए ट्रंप ने जो पीसफुल मुजाहरा किया वो ये था कि दोहा एग्रीमेंट किया फरवरी 2020 में, और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर ट्रंप जो फौजें थी अमेरिका की वो वहाँ से चली गई। अब थोड़ा देखिए कि चौथा जो इशू है वो है फॉरेन पॉलिसी अमेरिका की क्या होगी। फॉरेन पॉलिसी का आप अंदाज़ा सिर्फ इस चीज़ से निकाल लें कि ट्रंप जो है ना, जो उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन था अपने दौर का वो रशिया था। रशिया के टूटने के बाद, ये टूटने के करीब 1987 या 1988 में या 1990 में उनके विजिट हुए हैं कहाँ पर, रशिया पर, और उनके अच्छे ताल्लुकात हैं वहाँ पर, ताकि वहाँ पर बिजनेस टैकल कर सके। और उसके बाद जो इनकी जो कैबिनेट में शामिल है मेन बंदा है वो है इलोन मस्क। इलोन मस्क के दुनिया में जो है ना बिजनेस अपने जो ताल्लुकात हैं वो हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वो भी बिजनेस माइंड बंदा है, वो भी मामलात को अच्छी तरह सुलझाना चाहता है। लेकिन सबका मुतफिका फैसला यह है कि अब जो है ना रशिया हमारे लिए इतना बड़ा ख़तरा नहीं रहा जो 1990 से पहले था। तो अब जो हमारे लिए जो उभरती हुई ताकत है वो चाइना है। चाइना को टैकल करने के लिए उन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बना ली है। चाइना और दूसरा इस तरह के जो ईरान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इन लोगों से जो है ना इन्होंने अच्छे तरीके से निपटना है। चाइना से इसलिए कि चाइना की जो डेवलपमेंट है वो इंक्रीज हो रही है दिन ब दिन। चाइना के ऊपर ट्रंप ने अपनी कैंपेन में कहा था कि हम तो 60% टैरिफ लगाएंगे, सिर्फ चाइना पे नहीं, तमाम जो फॉरेन हमारी गुड्स आती हैं वहाँ पर भी हाई लगाएंगे। चाइना का उन्होंने खुसूसन नाम लिया कि इन पर तो 60% हम लगाने, जो कि इन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट में 15% टैरिफ लगाए थे। तो यूरोपियन कंट्रीज़ के ऊपर भी अगरचे ये चीज़ें होंगी। कैसे कि अमेरिका जो है ना, जो ट्रंप है वो नेशनलिस्ट मेंटालिटी का बंदा है। वो चाहता है कि अमेरिकन जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए, और उन डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्रमोट करने से प्रॉस्पेरिटी होगी किस कंट्री की, और जो लोकल पीपल होंगे उनका बिजनेस बढ़ेगा। तो वो भी उनकी अपनी नेशनलिस्ट मेंटालिटी ज़रूर है। अब जाते हैं गन जो है ना ऑनरशिप, वो उनके कानून में है, आइन में है, तो वो भी गन ऑनरशिप को सपोर्ट करते हैं। इलोन मस्क ने एक और बहुत बड़ा बयान दिया है कि वो चाहते हैं कि मिलिट्री एड और सिविलियन एड, जो ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को जो एड दी जाती है उनको हम कम करने जा रहे हैं। वो क्यों? ये है जो है ना, ये डेमोक्रेटिक इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है उनके ऊपर जो अपनी पावर दिखाना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने सोचा कि इनको कम करके जो है ना बहुत से मेंबर्स इनमें से निकाले जा सकते हैं। तो उनको निकाल कर जो है ना अब जो ब्यूरोक्रेसी है उनको कम कर दें, तो इससे तनख्वाहें भी बचेंगी और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो भी अपनी प्रॉपर तरीके से काम कर सकेगी। और जो एक अहम पॉइंट है इंटरनल मैटर्स है, वो पावर को डिसेंट्रलाइज करने जा रहे हैं। इलोन मस्क चाहते हैं कि पावर जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट तक जाए। ऐसा ना हो कि जो हेड्स ऑफ स्टेट्स हैं वो ही सब चीज़ रन करें। लोकल गवर्नमेंट बनाई जाए और उनके ज़रिए जो है ना कंट्री को रन किया जाए। अगरचे ये जो कंसेप्ट हैं इंटरनल मैटर में वो अभी तक देखने के लिए तो अच्छे हैं। लोगों को कहना ये होता है
कि देखें पॉपुलिज्म लीड्स टू नाजीज, और दूसरा नेशनलिज्म का जो भी टर्म है वो भी ट्रंप के लिए यूज़ की जा रही है। ट्रंप के पास इस वक्त जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है, वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी मेजॉरिटी में है और सेनेट में मेजॉरिटी है, और उसके बाद 4 साल का वो प्रेसिडेंट है। 4 साल का प्रेसिडेंट, पहले इसके ऊपर बहुत से एलिगेशन लग चुके हैं। ये अमेरिकन तारीख का पहला प्रेसिडेंट ऐसा होगा जिसके ऊपर केसेस भी हैं और उसके बाद वो प्रेसिडेंट भी बनने जा रहा है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, ट्रंप ने अपनी साख को बरकरार रखना है। ये इसका दूसरा इलेक्शन है और 77 या 78 ईयर का जो बंदा है वो अपनी जो है ना साख को मजबूत बनाने के लिए वो बहुत बड़े अच्छे फैसले भी कर सकता है अमेरिकन पीपल के लिए। आप लोगों के जहन में भी होगा कि ट्रंप की गवर्नमेंट जो है ना किस तरह से रन हो सकती है, अगरचे ये 20 जनवरी के बाद होगा जाहिर के कैसी कैसी कैबिनेट बनती है और ट्रंप की पॉलिसी कैसी है। ट्रंप कई बार ऐसे मुआहदे भी कर चुके हैं जिनके ऊपर वो खासम खास अमल पैरा नहीं होते, लेकिन उम्मीद अच्छी की जा सकती है। अमेरिकन पीपल इस बात से बिल्कुल खुश हैं इस वक्त कि ट्रंप आ रहे हैं, क्योंकि उनके जो इलेक्शन होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ हेट होते हैं। जो बाइडन को उन्होंने इसलिए मुस्तरद किया क्योंकि वो इंसानी हकूक़ की पामाली करने वाले इसराइल को सपोर्ट कर रहा था, बजाय उसको कंट्रोल करने के वो उसे मज़ीद असलाह प्रोवाइड कर रहा था और एड प्रोवाइड कर रहा था। अब देखिए ट्रंप मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ या अमेरिकन कंट्रीज़ ओवरऑल पूरी वर्ल्ड के लिए कैसा साबित होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।